So first of all, congratulations Ayush Agnihotri to get this awesome achievement, All India rank 84 in civil engineering, GATE 2023. And yes, welcome to Shrenik Jain YouTube channel. तो जरा अपनी जर्नी के बारे में बताना। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले मैं आयुष मित्री हूँ और मैं इसमें अपनी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग इन आईआईटी भुवनेश्वर कर रहा हूँ। और मैंने थर्ड ईयर में भी अपना गेट दिया था, तो उसमें मेरा मतलब बहुत जस्ट क्लियर किया था मैंने। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ईएससी और गेट दोनों की तैयारी करूंगा। तो मतलब एस इन सिविल इंजीनियरिंग यू डोंट हैव मच प्लेसमेंट, सो मेरा भी यही सीन था। मुझे पता था कि कैंपस प्लेसमेंट उतने अच्छे हैं नहीं, और कोडिंग में मुझे जाना नहीं था। मतलब जाना क्या था, बन भी नहीं रही थी मुझसे, कोडिंग उतनी अच्छी हो भी नहीं रही थी। तो फिर मैंने अपनी कोर स्टडीज पे फोकस करा था। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर जब मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैंने जो गैप मिलता है उसमें इंटर्नशिप करनी होती है, और तभी मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था। तो इंटर्नशिप के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन करता जा रहा था। तब मतलब मेरे दिमाग में दोनों थे, ईएससी और गेट। तो ईएससी का सिलेबस काफी वास्ट था, तो मतलब मैंने तैयारी चालू तो कर दी, बट उसके 10 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो कि नॉन टेक्निकल थे, तो वो मुझसे मतलब हो नहीं रहे थे। मुझे समझ में आ गया था कि ये चीज़ें मैं इतनी जल्दी शायद कंप्लीट ना कर पाऊँ। तो फिर एट द एंड जनवरी मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी केवल गेट ओरिएंटेड ही काम करूँगा। मैंने मॉक वगैरह अपने दिए, तो फिर मतलब उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे गेट में, तो फिर मैंने उसके बाद केवल गेट पे फोकस किया, और गेट के ही मतलब जितना कर सकता मैंने गेट पे ही काम करा था। ओके, तो जैसे आपने कहा आपको थर्ड ईयर में गेट के बारे में पता चल गया था, तो हम्म। थर्ड ईयर में आपने इंटर्नशिप पर फिर फोकस की थी या इंटर्नशिप के साथ गेट कर रहे थे या सिर्फ गेट कर रहे थे? मैंने इंटर्नशिप मतलब मैंने रिसर्च इंटर्न ले ली थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे ज़्यादा आउटसाइड वर्क ना करना पड़े। तो मैंने अपने कॉलेज में प्रोफेसर के अंदर एक रिसर्च इंटर्न ले ली थी। तो उसका भी वर्क था, बट वर्कलोड उतना हेक्टिक नहीं था। ऑन साइट इंटर्न थी नहीं, तो मुझे ऑन साइट विजिट नहीं करना था। तो मेरा दोनों काम हो जाते थे इससे। तो आपने थर्ड ईयर गेट दिया था, और अगर हाँ तो फिर आपकी रैंक क्या थी? रैंक तो मुझे याद नहीं, बस जस्ट आई क्लियर, मतलब 34 या 35 नंबर थे, बस ये याद अच्छा, 35 आपका स्कोर, मतलब आपने मार्क्स है। स्कोर किए थे, तो आप गेट क्वालिफाई हो गए थे। सो थर्ड ईयर में आपने गेट क्वालिफाई कर लिया था, और ऐसी क्या कमी रह गई थी थर्ड ईयर की प्रिपरेशन में जो आप जस्ट सिर्फ गेट क्वालिफाई कर पाए? और वही अगर हम फोर्थ ईयर में देखें तो आपका अंडर 100 रैंक आ गया, 84 रैंक, तो ये कैसे हो गया? एक्चुअली प्रिपरेशन ही नहीं करी थी, ऐसा मैं सच बताऊं तो मैं केवल जनरल एप्टीट्यूड और मैथ के भरोसे ही पेपर देने गया था, और कॉलेज में जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके भरोसे मैंने पेपर दिया। जब थर्ड ईयर मैंने पेपर दे दिया, तो मुझे मतलब आइडिया मिल गया था कि ये मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। मतलब कि जैसे मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था, कि मुझे लग रहा था ये चीज़ें हो सकती है, और ऑप्शन भी मेरे पास बहुत लिमिटेड ही थे। मुझे पता था कि गेट और ईएससी यही दो मेन ऑप्शन है। तो इस वजह से फिर मैंने मतलब इस बार मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना चालू करा, कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन्हें एक एक करके कवर करना चालू करा। और मतलब थर्ड ईयर मेरी अनप्रिपेयर्ड गेट था। ओके, तो थर्ड ईयर में आप अनप्रिपेयर्ड थे और आपने प्रिपरेशन भी इतना ही किया था जिससे गेट क्वालिफाई हो जाए। तो आपका जो मकसद था हाँ। वो तो पूरा हो गया, प्लस आपको एक्सपीरियंस भी मिल गया कि गेट का माहौल कैसा होता है, एक्सपीरियंस क्या है। फिर नेक्स्ट ईयर आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करना स्टार्ट किए। तो फोर्थ ईयर का अटेम्प्ट यानी आपका 2023 का अटेम्प्ट था, करेक्ट? या फोर्थ ईयर में। ओके, तो फोर्थ ईयर में आपने कैसे फिर टाइम टेबल मैनेज किया? क्योंकि फोर्थ ईयर एक ऐसा ईयर है कि हर एक स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर सेमिस्टर एग्जाम्स भी चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट भी चल रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है, और फिर प्लेसमेंट्स भी आ रहे हैं, और फिर गेट भी है, तो इतना सारा सब कैसे मैनेज करें? मतलब प्लेसमेंट वगैरह थे, तो मेरा तो सीन था कि मुझे प्लेसमेंट में नहीं जाना, क्योंकि अगर किसी कोर कंपनी में जाना होगा तो मैंने पढ़ ही रखा, इंटरव्यू आराम से निकाल ही लूंगा। और कोडिंग में मुझे बस प्लेसमेंट का एक थोड़ा सा प्रेशर जरूर बन सकता है, क्योंकि आपके चारों तरफ सभी अच्छे प्लेस होंगे। तो ये थोड़ा बहुत आ सकता है। बाकी ऐसा मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मेरे जितने भी थे, तो मुझे ऐसा कोई ऐसा प्लेसमेंट का प्रेशर आया नहीं था कभी भी। और फिर मैंने क्लासेस थोड़ी कम कर दी थी अपनी, क्योंकि मुझे पता था कि फोर्थ ईयर में क्लासेस होती हैं, बट उनका जो कंटेंट है वो गेट के कंटेंट से मैच नहीं करता है। तो फिर मैंने क्लासेस थोड़ी सी स्किप करना चालू कर दिया था अपने फोर्थ ईयर में। तो सेवन सेमेस्टर मैंने क्लासेस स्किप करी, रूम पे ही मैक्सिमम पढ़ता था मैं। और फिर ब्रेक आता है जिसमें प्लेसमेंट सेशन दिसंबर में स्टार्ट होता है सबका। तो उसमें भी मुझे तो एज सच कोई बहुत पार्टिसिपेट करना नहीं था। और तो वहाँ भी मैं फ्री था, फुल दिसंबर में लगभग फ्री था, मैं अकेला रूम पे ही पढ़ रहा था। और बीटेक प्रोजेक्ट एक था जिसमें आपको जाके काम करना पड़ता है। सच था कि मुझे बार बार प्रोफेसर
मेरे सारे प्रोफेसर भी अच्छे ही रहे, मेरे बीटेक। मतलब मैंने उनको अपनी चीजें थोड़ी एक्सप्लेन कर दी थी कि सर मैं थोड़ा कम कर पाऊंगा काम, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तो ऐसे तो उन्होंने मेरा। ओके, तो आपके प्रोफेसर अच्छे थे और वो आपको हेल्प कर रहे थे ताकि आप पढ़ाई भी हम्म। करो, और अगर क्लासेस नहीं भी कर रहे हो तो जैसे हमारे कॉलेजेस में प्रॉक्टर करके होती है जो अटेंडेंस फाइनल ईयर में भी चेक करती है, तो अगर ना हम्म। हो तो फिर वो कंप्लेन करती है या ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। तो आपके कॉलेजेस में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था? मतलब अटेंडेंस थी, मतलब मैंने बहुत कम अटेंडेंस नहीं करी थी, बट लाइक 60% 70% मैंने किसी तरह मैनेज कर ली थी। और मतलब एट द एंड थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती थी प्रोफेसर से मुझे। मतलब मैंने अपने बीटीपी प्रोफेसर को डायरेक्टली अपनी सिचुएशन बता दी थी कि मुझे पढ़ना है, मतलब कि मुझे एग्जाम देने हैं और उसके वजह से मुझे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें बता दिया था, तो उन्होंने मुझे मतलब वर्कलोड थोड़ा कम रखा था मैंने उस सेमेस्टर बीटीपी में, कि ज्यादा वर्क ना रहे, तुम थोड़े में ही अपना काम कर लो, तो उसमें मुझे काफी हेल्प मिल गई थी। ओके, तो इसी पर मैं एक और पॉइंट पूछना चाहूँगा। आपकी रैंक बहुत बढ़िया है, 84 रैंक इन सिविल, और मुझे लगता है इस बार सबसे ज़्यादा बच्चे जो पेपर लिखे वो सिविल का ही था। 2 पेपर्स थे, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। तो आपका इस पर क्या कहना है? अगर बच्चे ज़्यादा पेपर लिखते हैं तो आपको कंपटीशन ज़्यादा लगता है, या फिर वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पर, या डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल किस प्रकार से होगा? मतलब आज तक जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये कंपटीशन का था ही नहीं कि कितने लोग लिखेंगे, कितने देते हैं। मैंने कभी इस डाटा को देखा भी नहीं, क्योंकि उतना टाइम होता भी नहीं आपके पास कि आप ये सब चीजें देखता है कि कितने देते हैं। तो ये तो है कि कितने लिखेंगे, कितना कंपटीशन होगा, मेरा दिमाग बस केवल इस चीज में पेपर कैसा आएगा। तो एज सच मुझे, मैंने जितने भी मॉक वगैरह दिए थे, मुझे पेपर थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स लग गया था। जब मैं देने गया ज्यादा लगी तो एक्चुअली मेरी मतलब मैं उतना वेल टॉपिक छोड़ छोड़ भी रखे थे ऐसे, क्योंकि तो मुझे पेपर थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स लगा था। मुझे पता था कि अगर मुझे लग रहा है तो सबको लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मुझे कठिन लग रहा हो। तो टेम्परमेंट नहीं खोया था पेपर में, पता था कि ये अगर कठिन है तो सबके लिए ही मुझे लगेगा। मुझे लगा था कठिन, ऐसा बाकियों को इजी लग रहा हो तो मैं नहीं बता सकता, तो मुझे लगा था। ओके, तो आपका इस बार का ये फीलिंग था कि पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड नहीं थे, कुछ नए सवाल भी थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड हाँ। टॉपिक्स भी टच किए गए थे जो आपने या कोई और एस्पिरेंट ने एक्सपेक्ट हम्म। नहीं किया होगा। सो गेट वाज अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल हम्म। दिस ईयर एज पर यू? हाँ, मेरे हिसाब से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था। मतलब कुछ ऐसे टर्म थे जो मैंने आज तक सुने ही नहीं थे, तो पहली बार मैंने पेपर नहीं देख रहा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि यार मतलब ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, टच ही नहीं करा है कभी। तो फिर मुझे ऐसा मतलब क्वेश्चन देखा और छोड़ के आगे बढ़ गया, कुछ करा ही नहीं मैंने। ओके, ओके। तो ये भी हर एक एस्पिरेंट को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लो और उसी पर बेस्ड पेपर आएगा। ऐसा नहीं होता है, कई बार आ सकते हैं तो कई बार नहीं भी आते, और शायद हमारा लक भी ऐसा होता है कि हम जब एक्सपेक्ट नहीं करते वही चीज़ें होने लग जाती है। इंजीनियरिंग में भी शायद ऐसे ही आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। हाँ, ये सब मतलब आप प्रिपेयर करके चलो, पढ़ के चलो, मतलब आप तैयारी करके चलो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब चीजें बाहर से आ जाएं, और अगर आ गई तो फिर सबके लिए आ गई। तो आप उस वे में रखो अपने आप को कि मैंने पढ़ लिया है, मुझे भरोसा है कि मैंने इतना पढ़ा है। तो अगर मुझसे नहीं बनेगा तो फिर बाकियों से भी नहीं बनेगा। मतलब कोई बहुत स्मार्ट हो तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, अगर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मैंने इतनी चीजें पढ़ी है, इतना नॉलेज गेन किया है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ बाहर आ जाए, मुझसे कुछ भी ना हो। तो ये नहीं हो सकता। तो मेरे दिमाग में भी था कि मतलब पेपर कठिन आ सकता है, ठीक है, लेकिन सबके लिए होगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं बन सकता वो कठिन। तो मैं इसी मेंटेलिटी से दे रहा था। मेरा एक और सवाल है, जैसे आप कॉलेज के दौरान ही आपने गेट की प्रिपरेशन की, तो ऑब्वियस सी बात है हम्म। आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की होगी, तो ज़रा अपना हम्म। टाइम टेबल बताना कि आपने कितने घंटे लेक्चर्स देखे, फिर आपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए थे या फिर डिजिटल नोट्स आप रेफर करते थे, तो ये कैसे आपने मैनेज किया और टाइमलाइन क्या रखी? कब आपने सिलेबस खत्म किया, कब प्रैक्टिस किया, कब टेस्ट सीरीज आपने लिखा? तो अब अगर सच बताऊं तो मैं सिलेबस तो अभी भी खत्म नहीं कर पाया था। सच तो यही है, मैं तो टॉपिक छोड़ के गया था। तो यही था। नोट्स लिखने का मेरे पास इतना टाइम था नहीं, नोट्स ही प्रिफर करे थे। तो मैं पीडीएफ वगैरह डाउनलोड, और क्योंकि मैं शुरुआत में आपको बताया था दोनों की कर रहा था, तो उस समय मुझे लेक्चर्स, ईएससी के लेक्चर्स काफी बड़े हो जाते, तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज्यादा जा रहा था। तो फिर एट द एंड ऐसा हो गया था कि मेरे काफी टॉपिक छोटे हुए थे, तो मुझे अंतिम में कई बार एक एक दिन में 4-5 लेक्चर भी देखने पड़ गए थे। तो मुझे पता था कि मुझे कुछ टॉपिक कवर करने ही पड़ेंगे, अगर मैं कवर नहीं करूंगा तो बिल्कुल ही छोड़ दूंगा उनके क्वेश्चन। लाइक सर्वेइंग था मुझे,
जनवरी में पूरी सर्वेइंग में मैंने 4-5 दिन में पूरी सर्वेइंग को खत्म किया। तो भले मुझे उसके 5-6 लेक्चर देखने पड़े थे एक दिन में, बट मुझे पता था अगर मुझे आता होगा तो मैं बना दूंगा क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं आएगा आगे। बस बेसिकली आना चाहिए। तो इस चक्कर में मुझे काफी टॉपिक मतलब अंतिम में भी पूरे कवर करने पड़े। और मैंने मॉक अपने जनवरी से स्टार्ट किए थे। जनवरी में मैंने मॉक दिए, मेरे बहुत कम आए, मतलब 33 नंबर आए। तो सबको अच्छा लगा, ऐसा लगता है अभी 33 है, अभी भी 33 आए मैंने। तो हो सकता है कि शुरुआत में मॉक बहुत कम आए, बहुत, बट देते रहिए कंटिन्यूअसली। तो फिर मैंने अपने मॉक फिर देता रहा और अंतिम में मैंने ऐसा करा था कि जैसे मेरा 12th का एग्जाम था, तक लगातार हर दिन एक मॉक दिए, ताकि मुझे पूरा लगे कि मैं जब 12वें दिन जा रहा हूँ तो एक और एग्जाम लिखने जा रहा हूँ बस। तो इस हिसाब से मैंने अपने सारे मॉक देना चालू कर दिया था। और मॉक में सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है कैलकुलेशन, बस उन पे मैं देख रहा था कि वो कम होती जाए। और एट द एंड पेपर में यही हुआ कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई। ओके ओके, तो आपका ये कहना है कि आपने कोई टाइमलाइन नहीं रखा था, आप बस सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे थे और अपेरेंटली आपको पता चला कि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है और समय कम है, तो रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा, ना मौका मिलेगा ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिखने का। तो आपका जनवरी तक सिलेबस कंप्लीशन चलता रहा और उसी के दौरान आपने टेस्ट सीरीज भी लिखना स्टार्ट कर दिया था और ऐसे ही आपने प्रिपरेशन चालू रखी। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि शायद इस बार नहीं होगा, इस बार क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा नहीं है, शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो डर भी आता होगा, तो उसको कैसे ओवरकम किया? मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मेरी कोई स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, मतलब ये कोई एक स्ट्रेटेजी है ही नहीं एक्चुअली। तो मुझे ये साफ साफ समझ में आ गया था। बट अब एक्चुअली मैंने इतने घंटे लगाए थे, इतनी मेहनत करी थी, तो एक कॉन्फिडेंस भी था कि मैंने चीजें कवर कर ली हैं सारी। मैंने भले ही उतनी प्रैक्टिस नहीं है, मैं बहुत प्रीवियस ईयर नहीं लगा पाया हूँ, 2 बार नहीं लगा पाया हूँ प्रीवियस ईयर, मैंने एक ही बार देखे थे प्रीवियस ईयर, वो भी 2 नंबर के क्वेश्चन केवल, वन वाली तो मैं देख भी नहीं पाया था। एंड देन मुझे ही पता था, मैं सोचा था कि अगर हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, कि तो मैंने इतनी कई मेहनत वो कर दी एक है। डर तो लगा रहता है, अगर नहीं हुआ तो शायद हाँ ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर आईटी हाँ। कंपनी में जॉब ले करके फिर करना पड़ेगा। तो ऐसे कभी फीलिंग आया आपको? मतलब हाँ, डर तो होता है मतलब, बट मेरे पास ऐसा था कि आईटी कंपनी में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट मेरे पास यही था कि अगर मैं फेल होता हूँ तो मुझे अगले साल तैयारी करनी पड़ी। तो तैयारी तो मैं एक्चुअली अभी भी करूंगा ही। तो मुझे ये पता था कि अगले साल बस तैयारी करनी पड़ सकती है। और ऐसे उतना डर नहीं था, मतलब जब आता भी था तो मैं ऐसे सोच लेता था कि अब मैंने अपना काम कर दिया तो मैं अपनी तरफ से रिग्रेट मत करूँ, क्योंकि मैंने अब जो कर सकता था बेस्ट पॉसिबल वो दे दिया, मतलब उस समय जो मेरी पॉसिबल आउटपुट था मैंने दे दिया था। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार मैंने अपना दे दिया जो मैं कर सकता था, अब मैं उसके लिए रिग्रेट नहीं कर सकता। अगर पेपर खराब गया भी तो फिर ठीक है, अगली बार अच्छे से और करेंगे, लेकिन इस बार मैं जो दे सकता था अपना बेस्ट पॉसिबल आउटपुट वो मैंने दे दिया। ओके, तो आपने ओवर थिंक नहीं किया, आपने जस्ट इतना ही सोचा कि अभी प्रिपरेशन पर फोकस करना है, समय वैसे भी कम है, तो अगर ओवर थिंक करूंगा तो जो टाइमलाइन बनाया है, जो इतना सारा सिलेबस है, वो खत्म भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप कह रहे हो कि ईएससी आपने मेन गोल रखा था, तो अभी भी ईएससी ही आपका मेन गोल है या फिर आप गेट से जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो ऑब्वियस है आप सारे पीएसयूज के लिए एलिजिबल हो, एमईएम टेक के लिए भी एलिजिबल हो, तो क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? मतलब एक्चुअली अभी पीएससी की ज्वाइनिंग मैक्सिमम दिसंबर तक ही होती है, तो अभी तो मैं ईएससी का ही पढ़ रहा हूँ। तो मेरा अभी मेन टारगेट ईएससी है, फोकस कर रहा हूँ। ओके, तो आप ईएससी ही फोकस कर रहे हो मेन, या आपका मतलब आपने मेजर गोल तो बना लिया है कि यही करना है, बाकी जो अपॉर्चुनिटी गेट से मिल रही है आप उसको लेते हुए भी आगे बढ़ सकते हो, यानी आप ईएससी तो दे ही सकते हो ना हर साल, क्या? तो हाँ, आप ऑप्ट करोगे गेट के थ्रू जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आपने एमईएम टेक करने का कभी प्लान बनाया है या नहीं करना उस डायरेक्शन में? एमटेक ऐसा जॉब एक्सपीरियंस को ही चाहता हूँ अभी। एमटेक मैंने अपने प्रोफेसर से भी बात करी तो उन्होंने भी मुझसे ये कहा था कि ये चीज़ मैं बाद में भी कर सकता हूँ, जॉब एक्सपीरियंस के बाद में भी। तो उन्होंने मुझसे अभी भी यही कहा था कि पहले तुम किसी जॉब को ही प्रीफर करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि एक बार अगर हमें एक्सपीरियंस मिल जाए फिर हमें और अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है कि आगे किस डोमेन में जाना है, क्या वही सिविल के डोमेन में जाना है या फिर कुछ और चीज़ें करनी है। तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलने के बाद हम बेटर डिसीजन बना सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, हर चीज़ में जल्दबाजी करना जरूरी नहीं है कि जैसे ही बी टेक हो गया तुरंत हमने एमईएम टेक कर लिया। अगर आपको पता है आपकी स्पेशलाइजेशन आपको किस में करनी है या आपका रुझान किस में है, तो वो बढ़िया है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर एक साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो कंफर्मेशन मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप भी यही चाहते हो कि एक साल अगर एक्सपीरियंस हो जाए या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, विल गेट दी आइडिया बेटर
क्लैरिटी, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरा ये एक और सुझाव मतलब सवाल रहेगा ये, दैट व्हाई ओनली दिस ईएसई एंड गेट एग्जाम? क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि प्राइवेट कंपनी या ओवरसीज में मास्टर्स कर ले, या एमबीए, या फिर कुछ और एग्जाम लिख ले? मतलब एमबीए तो मतलब मेरे था ही नहीं दिमाग में एमबीए वगैरह। और बात प्राइवेट कंपनी की और एग्जाम की रहती तो मुझे पता प्राइवेट कंपनी में जब चाहूँ मतलब मैं पा सकता हूँ। इतनी मुश्किल नहीं है कि मैं उनके इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा या उनकी अपॉर्चुनिटी आएंगी तो मैं उन्हें नहीं क्लियर कर पाऊंगा। तो अभी मैंने क्लास मतलब अपनी बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, मेरी नॉलेज भी फ्रेश है। तो अभी मैं इसका जितना भी यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ वो इन एग्जाम में कर सकता हूँ। तो मेरा इसलिए अभी ये मेन टारगेट था कि अभी मेरे पास पड़ी हुई नॉलेज है तो मैं अभी और उसको कंप्लीट कर लूँ अच्छे से, और जितना एग्जाम अच्छे से दे सकता हूँ सारे वो दे दूँ। प्राइवेट कंपनी अगर नहीं हुआ तो मैं बाद में भी अप्रोच कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैंने अभी इसको चुना। ओके, कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि ओवरसीज में बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो शायद जीआरई या फिर इस डोमेन में भी जा सकते हैं? एक्चुअली नहीं, इस बारे में मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। ओके, तो आपका क्लियर था कि ईएससी ही करना है। आपको ये अवेयरनेस कहाँ से मिली कि गेट एंड ईएससी एग्जाम्स होते हैं और इनके थ्रू ये अपॉर्चुनिटीज इंजीनियर्स के लिए होती है? मतलब ये तो मेरे फ्रेंड सर्कल से भी मतलब दोस्त भी आपके प्रिपेयर कर रहे थे, मेरे दोस्त भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो फिर वहां से आइडिया मिल जाता। और सीनियर पिछले साल मेरे सीनियर्स ने भी गिर दिया था, वो भी पीएसयूज में ही वर्क कर रहे हैं, तो मुझे फिर इन सब चीज़ों का उनसे भी आइडिया मिल गया था। पिछले बार मेरे सीनियर्स भी अच्छे रैंक लेके आए थे, तो फिर मुझे समझ में आ गया था कि हाँ ये चीज़ है, ये करी जा सकती है। फिर गेट के थ्रू आपको धीरे से ईएससी का भी पता चल जाता है कि अब तो ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब वगैरह सबसे आपको आइडिया मिलता रहता है। तो इन सब के थ्रू मुझे पता चल ही गया था कि ये दो एग्जाम है और ये मतलब मैटर करते हैं एज अ सिविल इंजीनियर। तो फिर मेरा क्लियर था कि ये दो एग्जाम मुझे अप्रोच करने। ओके, तो आपके सीनियर से आपको सारा कुछ गाइडेंस मिल जाता है। अक्सर क्या होता है कि टीयर 2 टीयर 3 के जो कॉलेजेस होते हैं, उनके स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं पहुंच पाती कि गेट एग्जाम से आप कोर डोमेन में जा सकते हो। अब क्या है, यूट्यूब और ये सब उनके लिए भी तो वाईफाई चाहिए, उनके लिए भी तो थोड़ा सा वहां पर सर्च टर्म चाहिए, तो टीयर 2 टीयर 3 में वो नहीं हो पाता उतना। तो चलो, ये अच्छा है कि आपके सीनियर्स ही थे, और अगर सीनियर्स होते हैं तो हमें ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, या कौन से टीचर्स अच्छे हैं, कौन से रिसोर्सेस है। तो मुझे लगता है आपको उस पार्ट में ज़्यादा तकलीफ नहीं आई होगी। मतलब ऐसा सच मैंने देख लिया था कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, वो मैंने ऑनलाइन ही देख लिया था कि जो मुझे चीज़ें सही लगी थी। तो मेरा मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं सोच रहा था कि मुझे ये लेना है वो लेना है। जो एक बार मैं चीज़ें अप्रोच कर दी थी कि यहाँ से मैं पढ़ूंगा, तो फिर मैंने फिर वहीं से सारी पढ़ाई करी थी। तो मैं ऐसा नहीं था कि कभी इधर स्विच करूँ कभी उधर स्विच करूँ, मैं उसी से ही पढ़ता गया था बार बार। ओके, तो आपने फोकस रखा, और ये मैं हर वीडियो में आजकल कह रहा हूँ दैट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत हो गई है, तो स्टूडेंट्स भटक जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक रिसोर्सेज आप फिक्स कर लो कि ये फिक्स रिसोर्स है, इससे मैं पढ़ूंगा। अगर कुछ डाउट आ जाए, कुछ चीज़ें हो जाए, तो फ्रेंड्स से डिस्कस कर लेंगे या यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे। ये बेटर ऑप्शन होता है, रादर देन 3 4 रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और फिर कंफ्यूज हो जाना। हाँ, फिर उसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है, आप मतलब कंपेयर करने लगते हैं ये बेटर है वो बेटर है। तो मेरे हिसाब से तो किसी एक रिसोर्स को चुन लीजिए और उस पर मतलब रहिए, रिजिट रहिए। अगर एट देन आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही मतलब आपने गलत चुन लिया, तब आप स्विच कर सकते हैं, वरना आजकल लगभग सभी अच्छे रिसोर्स अवेलेबल। मतलब एक बार अच्छे से देख लीजिए कौन सा रिसोर्स बेटर है, और अगर वो मैक्सिमम लोगों ने बेटर कहा तो वो बेटर होगा ही, तो आप उसी पे स्टिक रहिए। आपको थोड़ा टाइम भले लग सकता है लेकिन उस पर स्टिक रहिए, उससे ही हो जाएगा आपका। अब आते हैं उस पॉइंट पर, जो पॉइंट है जनवरी का महीना। जनवरी का महीना एक ऐसा महीना है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप करते हैं। तो कभी आपके मन में ऐसा आया था कि अब बहुत हो गया है, कॉलेज का भी सेमेस्टर आ रहा है, गेट भी इतना हो रहा है, बहुत ही मोनोटोनस लाइफ हो गई है, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा, टेस्ट सीरीज में भी कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए, तो गिव अप कर लेते हैं, शायद नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ऐसा कोई मूवमेंट आया था जनवरी में? मतलब ये था कि पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ी थी जनवरी में। मतलब बहुत केवल रूम तक ही रह रहा था, खा पी के सीधा मैस में गया रूम में आया, मैस में गया रूम में आया, कहीं और कोई जा नहीं पा रहा था। तो प्रेशर तो बहुत आ गया था, बट डिमोरलाइजेशन इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि आप अपने आप को इतना जब बिजी रखते हैं तो फिर उतना टाइम नहीं रहता आपके पास कि आप हताश हो। मतलब ठीक है नंबर कम आ रहे हैं, आप होंगे, आप आधे घंटे के लिए हो जाएंगे हताश कि यार सही नहीं हुआ। लेकिन जब आपको पता होता है कि यार ये इतने सारे काम मुझे करने हैं, तो फिर उतना टाइम बचता नहीं डिमोटिवेशन का। आप कंटिन्यूअसली काम करते चाहिए, मतलब ज्यादा थॉट में मत पड़िए। मेरा ये था कि आ भी रहे थे थॉट तो
सबको आते हैं, मतलब मुझे भी पता था कि इस फेज में सभी हताश होते हैं, मुझे भी आ रहे, तो बहुत नेचुरल चीजें हैं ये। लेकिन काम करते रहो अपना, तो उससे कॉन्फिडेंस बनता भी रहता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं ओके, केवल तो अपने काम पे ही था कि मैं लगा था। मेजरेबल एक्शंस लेने चाहिए, यानी अगर आज का जो टू डू लिस्ट है वो हम कर रहे हैं या नहीं, वही हमें मोटिवेट कर देता है। अगर कर लिया आज का सारा काम, तो नेक्स्ट दिन हम पीछे देख करके कह सकते हैं चलो कल का काम सही से किया तो आज भी वही करते हैं, करते करते चीज़ें बेटर हो जाएगी। और अगर हम ज़्यादा खाली बैठते हैं तो एक नेगेटिव फीलिंग तो आती है, जैसे आप कह रहे हो। या मतलब यही था, मतलब आप अपना काम करते चले, मतलब आप बैठे नहीं, मतलब उस समय आप बैठेंगे तो मतलब नेगेटिव फीलिंग आएगी, आप और नहीं काम करेंगे, मतलब ये फिर सर्कल होता जाएगा कि आप उसी में फंसते चले जाएंगे। तो आप काम करते जाइए, थॉट आएंगे बट उनको देख के छोड़ दीजिए, मतलब आ रहे हैं ये नेचुरल है और एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब ये सबको आना है, मुझे आ रहा है, ये कोई अलग बात नहीं, सबको ही आएगा, चाहे जिसने किसी ने भी कितनी भी प्रिपरेशन कर ली हो। तो उस हिसाब से आप अपना करते जाइए। ओके, तो आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है। इनफैक्ट ये वीडियो जो है वो सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है जो फोर्थ ईयर में गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ पर्सनली सबसे टफ होता है फोर्थ ईयर के दौरान आप गेट की प्रिपरेशन करो और उसमें बढ़िया परफॉर्म करो। ऊपर से आपने तो ईएससी का बेड़ा उठा रखा था जो और भी ज़्यादा टफ है। जो गेट तो एक एमसीक्यू वाली एग्जाम होती है, ईएससी के अंदर तो एमसीक्यू भी है, फिर आपका मेंस भी है यानी रिटन पेपर, प्लस आपका इंटरव्यू भी है। तो वो 3 फेज की एक लंबी एग्जाम होती है जिसमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है। सो आप मतलब आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है, वो तो स्टूडेंट्स देख ही रहे हैं कि मतलब प्रोजेक्ट भी है, सेमिस्टर भी है, और ये प्रिपरेशन भी है। सो यू हैव पुट इन ऑल योर एफर्ट्स, और उसी का आज नतीजा है आप अंडर 100 लेकर आ पा रहे हो। लास्ट में इस इंटरव्यू के फाइनल 3 टिप्स फॉर द गेट 2024 एस्पिरेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, क्योंकि बातें तो बहुत सारी होती है कहने के लिए कि ये भी कर लो वो भी कर लो, बट उनमें से भी सिलेक्ट मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्री टिप्स, मतलब पहले तो एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लें गेट का, कि क्या क्या पूछा जा रहा है, मतलब ईएसओ और गेट के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है, आप अपना क्लियर कर लें, मतलब क्या क्या करना है। तो अगर आपको केवल गेट के लिए जाना है, तो अच्छे से सिलेबस पढ़ लें एक बार गेट को, कि उसमें कौन से नए टॉपिक है, कौन से टॉपिक नहीं है। फिर उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यूअसली रखें, मतलब अगर आप फाइनल ईयर में है तो में बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश मत करिए, मतलब अपने टाइम को निकालिए, सबसे ज्यादा जरूरी टाइम है आपका। तो कोशिश करिए कि अपना टाइम जितना निकाल सकते हैं, क्लासेस जितनी, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता स्किप करें, बट जितना बच सकते हैं क्लासों से कोशिश करिए। आप अपना सेल्फ स्टडी के लिए जितना टाइम निकाल सकते हैं वो मैटर वही करेगी, सेल्फ स्टडी। और रिवीजन, मतलब रिवीजन आपका होना चाहिए। गेट में रिवीजन बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको केवल फॉर्मूले ही मैक्सिमम रिवाइज करने होते हैं। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर आप सभी जानते होंगे उसकी इंपॉर्टेंस अपनी होती है। और मॉक, मतलब मॉक आप अपना देना चालू कर दीजिए, क्योंकि गेट में आपको आता होगा, बस मिस्टेक आपकी कैलकुलेशन में ही होगी। सो गेट मैक्सिमम आपकी कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक को ही चेक कर लेता है, तो आप उन पे ध्यान रखिए, मतलब आपको आता होगा फिर भी आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो अपने मॉक में अच्छे से कोशिश कर लीजिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, और मॉक में नंबर कम आए तो अच्छी बात है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छी है, तो आपको लगेगा कि ठीक है कम आए हैं, अभी भी और करा जा सकता है इम्प्रूवमेंट। तो उससे कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। और मतलब मॉक में अगर नंबर कम भी आ रहे हैं ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे भी मॉक में बहुत रेयरली ही 70 क्रॉस करे हैं, तो मैं कभी भी ऐसा हताश नहीं था, मुझे लगता ठीक है हो जाएंगी चीजें। तो यही है मेरी, कि हताश मत होइए, लगातार काम करते चलिए, उतना काफी है। ओके, तो सिलेबस कंप्लीशन पर आपने जोर दिया है, रिवीजन फ्रीक्वेंटली करने के लिए कहा है, और टेस्ट सीरीज का उपयोग इसलिए ना करें कि आपका गेट स्कोर क्या आने वाला है, बट टेस्ट सीरीज का उपयोग इसलिए करें ताकि आपको आपकी कमियों के बारे में पता चल जाए। जैसे आप कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हो, जैसे सिली मिस्टेक हो गया, या फिर मे बी आप फॉर्मूलाज भूल रहे हो, या कंसेप्ट भूल रहे हो, या फिर थॉट प्रोसेस नहीं बैठ रही है, तो टेस्ट सीरीज से ये सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाता है। और उसको बिल्कुल भी डिमोटिवेशन की तरह नहीं लेना है कि मार्क्स कम आ गए, रैंक कम आ गए, करेक्ट। या मेरा भी ये था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अभी चीजें उतनी अच्छी कवर नहीं करी, और टेस्ट सीरीज सारी चीजों को टच करता है, क्योंकि वो टेस्ट इसी वे में डिजाइन करते हैं कि वो कितना मुश्किल हो सकता है, तो वो सारी चीजों को टच करेंगे। तो उसमें अगर नंबर कम भी कुछ आ गए तो कोई मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना काम करिए, पढ़ाई चालू रखिए, बस। ओके,
तो आज के इस इंटरव्यू में हमने बहुत सारी बातें जानी है, एंड थैंक यू आयुष फॉर ज्वाइनिंग इन दिस इंटरव्यू एंड टेकिंग आउट योर टाइम। मुझे पता है आपका चल रहा होगा, अभी कॉलेज का दौर चल रहा है, तो अब बहुत सारा पेंडिंग काम भी बचा है, उसमें भी आप समय निकाल रहे हो। एंड श्योरली ये स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत हेल्प करेगा जो अपकमिंग गेट एग्जाम लिख रहे हैं। एंड आई विश कि हम वापस एक और बार मिले, पॉडकास्ट 2 करें, जिसमें आप अपना पोस्ट गेट लाइव बताओ कि आपको कौन सी पीएसयू मिली है, या फिर अगर आपका ईएससी का एक्सपीरियंस हो जाए तो ज़रूर से हम वो भी शेयर करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को और गाइडेंस मिले और हेल्प मिले आपके स्टोरी और आपके स्ट्रगल एंड आपके सारे के सारे टिप्स से। थैंक यू। श्योर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आयुष।